कहीं भी एक समाधि होती है, हाँ, लेकिन गांधी जी की 2 समाधियां हैं। ऐसा कैसे? एक दिल्ली में राजघाट। राजघाट और एक रामपुर में। ये ऐतिहासिक चीज है, ऐसा नहीं है कि फर्जी हो। जब ये शहीद हुए तो नवाब रज़ा अली खां का दौर था, वो 2 मिकी फरवरी मियाँ के फादर। मिकी मियां के फादर। हाँ। तो ये नवाब रज़ा अली खां अपनी स्पेशल ट्रेन से दिल्ली गए थे हाँ। और वहाँ से गांधी जी की अस्थियां लाए थे। और वो अस्थियां ऐसे लाए थे कि हर रेलवे स्टेशन पर उसका स्वागत हुआ था, दर्शन हुआ था। हाँ, और वो लाकर उन्होंने, यहाँ एक स्टेडियम है रामपुर में, गांधी स्टेडियम, वहाँ पर अब उसका नाम गांधी स्टेडियम हो गया तब से। अस्थियां वहाँ रखी रही 2 दिन दर्शन, अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद 7 फरवरी 1950 को एक जुलूस निकला बहुत बड़ा। रामपुर में पूरी मार्केट बंद करा दी गई और हाथी पे रखकर 19 शेर के कैप्सूल में, 5 धातु के कैप्सूल में 19 शेर के यहाँ लाकर 20 फीट नीचे जरा देख लें गांधी समाधि। आप लोगों से भी बात करते हैं। दफन कर। हम लोग यूपी में रामपुर में हैं और रामपुर में ये गांधी समाधि है। और सर आपका नाम? फजल शाह फजल जी। और फजल शाह फजल साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जानकार भी हैं। आइए देखते हैं जरा गांधी समाधि। आप लोगों से मिलूंगा, मैं तसल्ली से बताऊंगा, ठीक है? तो ये नवाब की बनाई हुई इमारत। ये नहीं है। यहाँ पर उन्होंने लाके यहाँ दफन कर दिया अस्थियां इस जगह पे यहाँ। और जब बाकी बची वो नवाब रज़ा अली खान ने कोसी नदी है कि यहाँ पर जी, उसके बीच धार में प्रवाहित कर बैठ के छोड़ दी। ये यहाँ एक सपाट जगह थी जहाँ पर अस्थियां दफन की गई थी। अच्छा। तो विनोबा भावे के चेले आए थे। विनोबा भावे के? जी। इसको जो है ऐसे बनाया गया कि अच्छा, जानवर भी भूखे जैसा होता था, सम्मान नहीं था पर्याप्त। तो यहाँ पर फिर एक चबूतरा बना दिया गया जी। तो चबूतरे में उस चबूतरे में वो अस्थियां रही नदी में। उसके बाद 1960 में नगर पालिका ने इसको बनाया और ये शंख लगाया। अच्छा, ये सुंदरीकरण का काम फिर 1960 में हुआ? नहीं, आपने कहा ना नगर पालिका ने बनाया जिसमें ये शंख भी लगाए थे जी। तो उसमें उन्होंने एक जाल बनाया था और छोटी सी एक मैदान टाइप बना दिया बीच में। लेकिन आजम खान ने इसको जो है वो भव्य रूप दिया। तो ये सब आजम खान के जमाने का है? सब आजम खान ने बनाया, करोड़ों रुपए की लगा। अच्छा, इसीलिए उनका और अखिलेश यादव का पत्थर भी लगा। वो जयपुर से पत्थर लाए, हाँ, और ये पत्थर सब लगाया। वरना एक छोटा सा एक गैलरी थी ये, और इसके चारों तरफ हाउस थी। इसमें गांधी जी की अस्थियां। आयुष जी, संयोग देखिए, हम लोग ये 1 अक्टूबर को वीडियो शूट कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को, मेरे ख्याल से कल ही अपलोड होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जी का और जन्मदिन होता है, जयंती होती है। अच्छा, ये बताइए फैसल साहब, ये बाबे हयात और बाबे निजात ये क्या है? ये तो मुझे एएमयू की याद दिला रहे हैं। एएमयू में इस तरह के गेट होते हैं ना, बाबे सैयद और वो सब। ये ऐसा यहाँ शाहबाग गेट था। नवाब गेट का बहुत चौड़ा बना हुआ था। आजम खान ने उसको गिरवा दिया। क्यों? वो तो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का रहा होगा। यहाँ रामपुर में 14 गेट थे। हाँ। जो शहर के अंदर एंट्री के लिए बनाए गए थे। हाँ। जो एक यादगार थे, वो सब आजम खान ने तोड़वा दिए। क्यों तोड़वा दिए? क्योंकि उनकी नवाब से 36 का आंकड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई है। तो ये गेट जो था, ये जहाँ शाहबाग गेट बना, नवाब गेट की जगह आजम खान ने बाबे हयात बनवा दिया। इसीलिए उसमें यूपी सरकार का चिन्ह भी बना। जी, ये यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, इसलिए नहीं टूट पाया। उनका कहना ये था कि चूंकि ये नवाबीन की कोठी है सामने, ये किसकी कोठी है? नवाब रामपुर। सब पूरा इलाका है। इसके पीछे से आई तरफ देखे जो वहां से दरवाजा, तो उसको बाबे यहाँ से हम वो कहते हैं नवाबों की गुलामी से ये निजात का रास्ता है। अच्छा, और ये रास्ता बन गया।
नवाबों के उससे आप बाहर आ गए। बाहर आ गए और ये बाबे निजात और बाबे हयात जो है ये नई जिंदगी मिली। बाबे हयात नई जिंदगी। हयात माने जिंदगी। आजम खां को रामपुर के नवाब से क्या दिक्कत है? क्योंकि जब मैं यहाँ रामपुर के लोगों से बात करता हूँ, जी पढ़े लिखे लोगों से, तो वो तो ये कहते हैं कि जो रामपुर की तरक्की में जैसे तमाम रियासतें थी, जैसे जी, ग्वालियर आप जाइए जी जी तो सिंधिया घराने ने ग्वालियर के लिए बहुत काम जी, किया, जी, जी, जी। वैसे ही रामपुर के नवाब ने रामपुर की तरक्की के लिए बहुत काम किया। तो आजम खां को ऐसा क्यों लगता है कि रामपुर जब स्टेट मर्ज हुई 14 जुलाई 1949 को, तो कानपुर के बाद रामपुर का नंबर था इंडस्ट्री में। अच्छा, हाँ, किस तरह के रोजगार होते थे ये यहाँ पे? तमाम, यहाँ टेक्सटाइल था, यहाँ शुगर मिल थी, यहाँ माचिस फैक्ट्री थी। ये सब नवाब के दौर की बात है। विमको माचिस फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री थी यहाँ, 2 शुगर फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पर, और फ्रूट के कारखाने थे, बहुत डेवलप था उसका। तो सब बंद होते चले गए उसके बाद। आज़ादी के बाद अब यहाँ ना शुगर मिल है, ना यहाँ पर टेक्सटाइल है, अब ले दे के बीड़ी का काम बीड़ी बचा है है और एक दरदोजी है, और जरदोजी, जी, क्या एक- बोलते हैं उसको, कारचोब। कारचो, जी, तो यहाँ पर एक चाकू इंडस्ट्री थी, वो तो खत्म ही हो वो गई। भी खत्म हो गई। आज हम गए थे, वो जो बिल्कुल आखिरी 1-2 लोग जी, बचे हैं उनके बिल्कुल पास देख बिल्कुल के आए। खत्म होगा, वो भी अब खत्म ही है, क्योंकि मद्रास की चाकू इंडस्ट्री ने वो कर लिया, हावी हो गई। और हावी इसलिए हो गई कि वो मशीनों से बना रहे हैं, यहाँ हैंडीक्राफ्ट यहाँ घरों में बनते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम से प्रणव है। प्रणव, क्या करते हैं? सर मैं इंजीनियर हूँ। तो आज रामपुर के रहने वाले हैं? हाँ। कहाँ पे इंजीनियर हैं? सर मैं केमेंसी में इंजीनियर हूँ। जी, वैसे बताइए। गुड़गांव में की है, पर आजकल घर से कर रहा हूँ। तो सर इंडस्ट्रीज तो जो थी वो थी, उसके बाद इंडस्ट्रीज ख़त्म भी हो गई, और शायद आप लोग को टाइम नहीं मिला होगा। यहाँ इधर आप पुल क्रॉस करोगे तो एक जगह पर थी जो यहाँ पे रज़ा टेक्सटाइल हुआ करती थी। तो वो रज़ा टेक्सटाइल के जो उस समय एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि वो बंद हो गई, तो उन एम्प्लॉयज़ के जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पर, तो आप उनको देखोगे, दे आर इन दे आर अबाउट टू डाई, मतलब बिल्कुल, हाँ, मतलब बिल्कुल उनका हाल जर्जर है। और बहुत दिनों से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उसका कोई सुलह ही नहीं निकल पाई है। वो लोग रहते हैं वहाँ पे, पर एक कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उनका उस पर जो है कब्ज़ा नहीं है, तो उस चक्कर में बेचारे बहुत परेशान हाल में रहते हैं। तो वो इंडस्ट्री चली गई, उसकी बड़ी कहानियाँ हैं। वो कम्युनिज्म एक उस समय दौर था, सुहासिनी अली थी, कम्युनिस्ट लीडर आए, यूनियन बाजी की, यूनियन बाजी हुई, और वो कानपुर में भी यही हुआ। जैसे इमली के साथ हुआ कानपुर में। सब यूनियन बाजी कर करके कानपुर की सारी फैक्ट्रियां उन्होंने बंद करवा दी, तब से बंदी है। तो उसके भी शिरे बंद करने का आजम खां को जाता है। 1900 किसको बंद करने का? रज़ा टेक्सटाइल को। रज़ा टेक्सटाइल को, हाँ। आजम खान ने मजदूरों को साथ लेकर वहाँ हड़ताल कराई थी पहली मरतबा। तो ये रज़ा टेक्सटाइल नवाब के अंडर में आती थी? नहीं, अंडर में नहीं, नवाब ने बसवाया था। यहाँ जितनी जायदादें थी सब लीज पर हैं। यहाँ सब लीज पर दे दी गई, नवाब की दी हुई फैक्ट्री लगाने के लिए कि आप फैक्ट्रियाँ लगाइए, यहाँ की बेरोजगारी। और ये चाहे वो रज़ा टेक्सटाइल हो, चाहे वो शुगर मिल हो, ये 24 आवर चलती थी। यानी मतलब इसमें शिफ्टें होती थी 8 से 4, 4 से 12, 12 से 8। ये नहीं था कि शाम को बंद हो गई, ये 24 घंटे प्रोडक्शन। क्योंकि टेक्सटाइल जो है वो लट्ठा बनाता था और मच्छरदानी बनाता था, जो फौजियों को सप्लाई होती थी रामपुर की रज़ा टेक्सटाइल। जी जी, जो मिलिट्री को सप्लाई तो होती ये थी। कब बंद हुआ प्रोडक्शन? ये बंद हुआ शायद 93 में, 92 में या 93 में। जब ये पहली मर्तबा मंत्री बने मुलायम सिंह की सरकार में, या ये जनता दल सरकार में भी थे? नहीं, ये तो मंत्री तो 89 में बनेगी। हाँ, वही मैंने कहा, लेकिन जनता उससे दल पहले इन्होंने जब एमएलए थे तब इन्होंने स्ट्राइक कराई थी यहाँ। मगर वो जो है वो तो चूंकि तो सिसकने लगी थी ना, जब स्ट्राइक हो गई तो ये एक शंख की कीमत करोड़ रुपए। इसके अंदर एक यहाँ पर एक खिड़की लगी हुई थी, यहाँ इसमें पानी चलता था, और यहाँ एक खिड़की लगी थी जो पानी अब तो हटा दिया और आर्टिफिशियल हो गया। क्या नाम है आपका बाबूजी? राकेश कुमार सर। राकेश जी, क्या करते हैं आप? मैं उद्यान पर्यवेक्षक हूँ सर। उद्यान पर्यवेक्षक। हाँ, गांधी समाधि मेरे सुपरविजन में सर ये। तो इससे पानी आता था? अब नहीं आ रहा है सर। नहीं, पहले आता था। पहले आता था। पहले इसमें बीच में वो था पहले, क्या, हाँ। जल स्रोत था? यस सर, इसे बहुत बनी हुई थी चारों तरफ। इसमें फिरकी लगी और थी। यहाँ पर ये घास थी सब। सौंदर्यीकरण के बाद अब इसको जो हाँ। उठा के ऐसे रखे गए बस। और ये भी गायब हो गया था, शंख भी। क्या चुरा ले गए थे लोग? यहाँ एक जीना था, नवाब गेट के बराबर में एक जीना था, बेल्जियम का बना हुआ, जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी, कब का लगा हुआ था, वो भी गायब हो गया, यहाँ से चोरी हो गया।
शायद गांधी जी की प्रतिमा की लोकेशन भी चेंज हुई है, पहले बीच में हुआ करती थी। गांधी जी की प्रतिमा लगी थी। हाँ, वो अभी भी है सर उधर वो। ऐसा है ना, ऐसा मूर्ति कहाँ है? पहले यहाँ पे वो आप कहाँ लगा दिए भैया? जी जी। इसमें यह है कि समाधि पर कभी प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती, हाँ नहीं लगती है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब जी ने यहाँ पर प्रतिमा लगवा दी थी यहाँ पर। अच्छा, वो बाहर लगी। जी नहीं लगा दी, साइड में आजम खान ने यहाँ से वहाँ कर दिया। वहाँ कर दिया जी। यूनिसेफ जी, जी, जहाँ पे वहाँ कर यूनिसेफ दिया। का है। अब वहाँ से जब अब हवा तो अब वो गांधी जी की प्रतिमा फिर ये यहाँ पे। इसकी मुझे खूबसूरती है तो ये लग रहा है कि ऊपर एकदम खुला आसमान है, जी सर। है ना। हमारे यहाँ कालपी में 84 गुंबद हैं, तो उनकी ये खासियत है कि वो ऊपर से खुले हुए हैं, जो बीच गुंबद मतलब ऐसे साइड से और ऊपर डोम नहीं है, ये बिल्कुल वैसा है। तो यहाँ बगीचे में लोगों को आने नहीं देते हैं, जी सर, अगर क्या आप वजह है मनाही? वजह इसलिए है कि रामपुर की पब्लिक अभी बुद्धिजीवी नहीं है, हम्म। साक्षर नहीं है। अगर हम उनको यहाँ बुलाते हैं तो हमारा सब नुकसान कर देंगे, क्या वो बगीचा खराब कर देते हैं? बगीचा भी खराब करेंगे, और जितनी भी सौंदर्यीकरण हुआ है, ये जाली वगैरह लगी हुई है संगमरमर की, सब टूट जाएंगी, क्योंकि हमें इनको हटाना संभव तो नहीं। जैसे कोई टूरिस्ट आए रामपुर में टूरिस्ट घूमने- आएगा तो मोस्ट वेलकम, हमारा आता है तो बताता है, हम उनको अंदर ले लेते हैं। अच्छा, वो सुलझे हुए लोग होते हैं, पर लेकिन रामपुर के लोगों को हम अंदर एंट्री नहीं है। इसके साइड में जो पार्क बनाए गए हैं जी। हाँ। ये इसीलिए बनाए गए हैं कि लोग आए वहाँ बैठे। और इसकी कैंपस के बाहर बने हुए हैं, चारों तरफ। जी अच्छा। ये देखिए ये सामने ना ये सब है। काफी है, अच्छा बना हुआ है। अभी रात को यहाँ पर सब ठेले लग जाते हैं, आइसक्रीम के और चाट के और इसके। अच्छा, रात के वक्त हाँ, लोग आते हैं। तफरी करने के लिए लोग आते हैं रामपुर। सफरी के उद्देश्य से बाहर है। हाँ, वो सामने तो स्मारक टाइप है। आंजनेय सिंह यहाँ डीएम रहे हैं, उन्होंने उनके टाइम पे बना है। नहीं, पहले बना इसी सौंदर्यीकरण वो का पत्थर लगा हुआ है वहाँ। पत्थर लगा हुआ है, वो उन्होंने प्रतिमाएं जो लगाई प्रतिमा है उसका पत्थर है। शहीदों की मूर्तियाँ। वो सात उन्होंने लगाई। मूर्तियाँ लगी वो हैं। उन्होंने लगाई। आज भी उधर लगी है। वो उन्होंने लगाई। तो यहाँ पे जैसे कल 2 अक्टूबर है तो बहुत सारे लोग पुष्प चढ़ाने। जी सर, जिलाधिकारी महोदय आएंगे, माननीय यहाँ मंत्री जी माननीय आएंगे, मंत्री जी आएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आएंगे, सिटी एसपी महोदय आएंगे, और सिटी मंत्री मतलब एमएलए बिलासपुर नहीं, अलग, हाँ वो लग जी, है ना। यहाँ 15 अगस्त को 26 जनवरी को तो मुख्तार अब्बास नकवी आते हैं, अच्छा, लेकिन 2 अक्टूबर को वही आते हैं, क्योंकि कुछ सालों से ये हुआ है जब से बीजेपी सरकार आई है कि झंडा जो है वो नहीं फहराया जाता है कहाँ पे? यहाँ। नहीं नहीं, झंडा नहीं फहराया जाता, बल्कि पुष्पांजलि अर्पित नहीं की नहीं, जाती हर बार झंडा फहरता है। मैं तो खुद ही फिलक कराता हूँ। जब ये यहाँ पे उद्यान पर्यवेक्षक है नहीं, आप तो लोगों का 26 मुलाकात करना। जनवरी को 15 अगस्त को फहराता है। नहीं सब तो क्या हर नाम है बार। भाई आपका? हर बार। यूसुफ, यहाँ क्या करते हैं? चौकीदारा में देखते हैं। अच्छा, आप देखते हैं, बढ़िया। तो आयुष जी, गांधी समाधि देखी आपने, और ये बाबे निजात और बाबे हयात हैं। इनका नाम भी चेंज हो गया, अजन्य जी भी चेंज कर दिया, कोई और ये बाबे हयात का नाम अब क्या हो गया है? नीचे लिखा हुआ है। नहीं, वो तो मेजर अब्दुल राफे खान, ये अब्दुल राफे खान कौन थे? कर्नल यूनिस अली खान, और ये जनरल यूनुस अली। कर्नल ये कौन थे मेजर अब्दुल राफे खान? खान थी यहाँ पर इस ज़माने में, लेकिन ये जो जनरल यूनुस थे ये नवाब मिक्की मियाँ के मामू थे। इनके भाई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे याकूब अली खान। कर्नल यूनुस अली खान हाँ, मगर ये स्टेट पीरियड में थे, रियासत के दौर में थे। तो ये हम लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, हमको लगता है कि भारत में टूरिज्म को लेके बहुत सारी संभावनाएं हैं, पर अभी संभावनाओं का हाल तो पत्रकार महोदय ने बताया कि एक नवाब के दौर का गेट था, गिरवा दिया, तो 14 गेट थे यहाँ। 14 गेट थे। थोड़ा सा हम लोगों को पॉलिटिक्स से इतर वी रियली नीड टू प्रिजर्व हमारे जो पुरखों की विरासत है, और उसको राजनीति से बख्शना चाहिए। बाकी हम लोग रामपुर आए हैं, अभी देखिए कई नौजवान भी यहाँ पे जुट गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आजम खान ने इस गेटों पे खुदवाया है ये। आजम खान ने क्या खुदवाया है गेटों पे? बाबे हयात और बाबे निजात, हाँ, ये मिट नहीं सकता, तो गेट ही टूटेंगे तो ये मिटेगा, इसीलिए इन्होंने वहाँ पे दूसरा नाम लिखवाया नीचे। मेजर अब्दुल राफे। अच्छा, तो ये लेकिन वो आदमी मौजूद है वो नाम। आजम खान के ज़माने में लिखा गया बाबे निजात, जी और फिर आंजनेय यहाँ पे एक IAS रहे हैं बीजेपी सरकार में, के कमिश्नर हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर भी मेजर अब्दुल राफे खान था, और शहीदों के नाम पे कर दिया। जी जी तो ये नवाब परिवार और आजम खान की जो अदावत चल रही है, राजनीतिक वर्चस्व की, ये कब से चल रही है? 1977 से
77 से, आजम जब खान पहली दफा नवाब 77 साहब इलेक्शन हारे। नहीं, आजम खान 77 में पहला इलेक्शन लड़े, वो हार गए। और नवाब साहब लोकसभा हार गए। नवाब साहब तो 80 में हारे लोकसभा, 77 में हारे जी। और फिर 80 में जीत गए वो। 80 जीते, 84 जीते, 89 जीते। 89 जीते। हाँ। तब से चल रही 77 से। चलिए, तो आयुष जी, रामपुर का आपने इतिहास का एक हिस्सा देखा। अगर आपकी रामपुर में और दिलचस्पी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे रज़ा लाइब्रेरी है, बहुत कमाल की लाइब्रेरी है। अच्छा, उन्हीं पे आजम खान पे जो तमाम इल्ज़ाम लगे उसमें कुछ रज़ा लाइब्रेरी की किताबों के भी इल्ज़ाम है शायद। रज़ा लाइब्रेरी वो मदरसे आलिया, मदरसे आलिया के हैं कि वहाँ की जो पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वहाँ उसमें हाँ। मदरसे आलिया ऐसा था कि जब ये 17 सितंबर 1774 को रामपुर की बुनियाद पड़ी, नवाब फैजुल्ला खां यहाँ आए, तब से ही मदरसे आलिया यहाँ कायम हो गया। पुराना स्कूल था, पुराना मदरसा। और उस मदरसे की ये अहमियत थी कि उसकी सनद, यानी उसको उसकी जो वो होती थी सर्टिफिकेट, वो काहिरा यूनिवर्सिटी वहाँ तक मान्य जी, थे। वहाँ तक मान्य थी इसकी। बहुत विश्वविद्यालय, बहुत ही जिसको कैरो बोलते हैं, काहिरा हिंदी और फारसी में बोलते हैं। 2002 में इसको मदरसे आलिया को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपके ये जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 1 करोड़ रुपया दिया था, पहली गुजारी करी थी कि इसको अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। तो सरकार चली गई, पैसा भी गया और वो यूनिवर्सिटी भी नहीं बन पाई। फिर ये बनी जौहर यूनिवर्सिटी। जौहर यूनिवर्सिटी अब बनी 2004 के बाद, आजम खान के ट्रस्ट ने बनवाई है। अभी जो ईडी की जांच चल रही है आजम खान के खिलाफ, वो इसी जौहर यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्ट बना है उसके लिए चल रही है ना? सही बोल रहा हूँ ना? जी, उस ट्रस्ट में 9 मेंबर है। 9 मेंबर में से जो हैं वो शायद 2 या 3 तो बाहर के हैं, बाकी सब उनकी फैमिली। तो आयुष जी, मैं बता रहा था कि रज़ा लाइब्रेरी बहुत कमाल की है और हमने 2019 में वहाँ का वीडियो किया था। एक सेकंड, वहाँ पे आप वो बता रहे हैं ना हज़रत अली की हैंड रिटेन, वो मैंने देखी है। तो अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो रजत जी, आयुष जी, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दीजिएगा रज़ा लाइब्रेरी का। और इसमें जो रामपुरी चाकू बनने का प्रोसेस है वो भी दिखाइएगा, वो जो हमने वीडियो शूट किया है। और ये हमारा दूसरा दौरा है रामपुर का, और ये निहायत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और उनके तेवर बड़े कमाल के हैं, दिलचस्प तेवर हैं, आक्रामक नहीं है, दिलचस्प तेवर हैं। अभी हम लोग यहाँ पास में अम्बेडकर पार्क के वहाँ पर थे, तो वहाँ पर एक अफलातूनी शख्सियत के मालिक थे जो कुछ गांधी जयंती पे अपना वीडियो बना रहे थे, और अगल बगल कुछ नौजवान थे वो देख घूर रहे थे, तो उन पे बिगड़ भी रहे थे पूरी रामपुरी तबीयत के साथ। तो कौन होगा वो आता है क्या नाम उसका? वसीम सैफी। हाँ, वसीम सैफी वो अपने शूट करता रहता है। 40-50 उम्र, थोड़े उम्र दराज से हाँ, हिजाब कभी लगाए, कैप लगाए, कभी बटने खोले और कुछ 2-4 लॉकेट डाले। हाँ, यस। अच्छा, तो वो जगह जगह पाए जाते हैं। वो यहीं पे बस ऐसे उनका यही काम है, वो अपना वीडियो शूट करते रहते हैं और बस और कुछ इसमें के सर बहुत मिल जाएंगे आपको यहाँ टिकटॉक बनाते हुए गांधी समाधि पे। ना वो आप बहुत मिल जाएंगे उसमें के। रायबरेली में लाइब्रेरी लाइब्रेरी में जी, सुमेर चंद की फारसी में लिखी हुई रामायण है, वो भी मैंने देखी है। और उसकी जो खास बात है, तस्वीरें और 258 तस्वीरें कलर्ड उस जमाने में 17वीं सदी में। और वो इतनी सुंदर तस्वीरें हैं। और मैं आपको एक किस्सा बताऊं, और आपको भी, तो कोई कि- आम आदमी ये देख सकता है। जी, आप रज़ा लाइब्रेरी जाके और परमिशन से देख सकते हैं। तो फजल साहब, मैं 2019 में आया, रज़ा लाइब्रेरी गया, और वहाँ मैंने ये फ़ारसी में लिखी हुई वाल्मीकि रामायण देखी, पूरा उसका अनुवाद हो रखा है और तस्वीरें हैं। एक तस्वीर पर मेरी नज़र ठहर गई, वो तस्वीर मेरे इंस्टाग्राम पे भी पड़ी है, जिसमें रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा था। जब मैंने उस तस्वीर को गौर से देखा और फिर रावण की कुछ और तस्वीरें देखी, तो मैंने गिनती गिनी तो रावण के 9 ही सर थे, मेन सर मिला के। मैंने कहा यार, ये तो 10 सर होते हैं, हमें बताया कि 9। तो देखा कि रावण के मुख्य सर के ऊपर गधे का मुंह बना हुआ था, तो 10वां सर गधे का सर, कि जो स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे कोई काम करे करवाए वो गधा। अब ये मैंने यहाँ देख लिया, मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। फिर मैं पहुँचा बनारस, चुनाव कवर करते करते और कई राज्यों में होने के बाद आखिरी में बनारस पहुँचा। तो बनारस में एक परिवार है जो पिछली कई पीढ़ियों से लकड़ी के खिलौने बनाता है। तो उनके गोडाउन में एक धूल धूसरित सी मुझे एक मूर्ति मिली रावण की, एंड गेस व्हाट, उसमें भी रावण के 9 सर थे
और जो 10वां सर था वो गधे का था। और आपने उस गधे को देखा है, वो मेरे घर पे धरा हुआ है। वो मूर्ति मुझे इतनी दिलचस्प लगी लकड़ी की कि मैंने कहा ये तो बड़ा नायाब आर्ट पीस है। तो ये आपने अच्छा याद दिलाया, इसीलिए मैंने कहा वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें कुरान शरीफ की जो हस्तलिखित प्रति है और बहुत ही नायाब किताबें हैं। और भारत में पांडुलिपियों के संरक्षण के काम को लेके बहुत प्रयास होने चाहिए। और आप अक्सर आयुष जी मुझसे पूछते हैं, कभी कभी नेता नगरी में भी पूछा जाता है। मैं जिस गांव से हूँ उसकी तहसील कालपी लगती है ना, जमुना जी के किनारे है। तो महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत के जो प्रणेता रचयिता कहे जाते हैं, उनका जन्मस्थान कालपी में है। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि कभी कालपी में जो हमारे सबसे पहले पांडुलिपि लेखक हैं, है ना, पहले टीकाकार ग्रंथकार हैं वेद व्यास, कहते हैं उनके नाम पे गणेश जी ने टंकन किया था, अंकित किया था, व्यास ने बोला था। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि कालपी में पांडुलिपियों के संरक्षण, उसके तौर तरीके और जो भाषा टीका दुरुस्त होती है ना, फिक्स होती है कि ये वाली प्रति सही है, इस वाली प्रति में भाषा का फ़र्क हो गया, और उसके हिसाब से किताबों की अवधि तय होती है, आयु तय होती है। जैसे मैं IIM में प्रोफेसर हैं त्रिलोचन शास्त्री, उनकी हिंदुज़म पे अभी एक किताब आ रही है, तो उसमें उपनिषदों के बारे में बात है कि उपनिषदों का काल कौन सा है और क्यों उन्हें वेदों का हिस्सा माना गया है ना। तो उस पर पूर्व कैसे आप आयु तय करते हैं कि भाई इस किताब की जो भाषा है वो उसका ऐसे मिलान, पांडुलिपियों की एज, उसके रेफरेंस, वो सब चीज़ें। तो इस तरह का काम होना चाहिए पांडुलिपियों के संरक्षण का। और रज़ा लाइब्रेरी में बहुत ही दुर्लभ किस्म की पांडुलिपियाँ हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तो आप जिक्र हुआ तो मैंने सोचा बता दूं, हम लोग यहाँ पे गांधी समाधि में खड़े हैं। गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी ताकि देश करुणा और सर्वधर्म सद्भाव और जो सबसे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके हित की चिंता करे। उसी सिलसिले में हम लोग भी घूम रहे हैं प्रदेश में कि समझें कि गांधी, सुभाष, भगत सिंह, तिलक, गोखले, ये जो इतने सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके पहले के भी, उन्होंने जैसा भारत सोचा था वो भारत आज की तारीख में कैसा है, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र कैसा है, किस स्तर पर कैसे काम करता है। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। और अगर आप ललन टॉप यूपी पे पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।